हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो जो गैस्ट्रिक एसिड है हमारे स्टमक में कैसे सिक्रीट होता है, बिकॉज आप सबको पता होगा कि गैस्ट्रिक एसिड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके फूड के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैसे आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है फर्स्ट, है ना। तो इसमें आपका सबसे पहले तो हम करते हैं स्टमक की एनाटॉमी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टमक आपका क्या है, ये स्टमक पार्ट है आपका। स्टमक आप जानते हैं, अगर आप जीआई पूरा आपको अगर जीआई ट्रैक का पता हो, डाइजेस्टिव ट्रैक का, तो स्टमक अपर साइड में आपका इसोफेगस से अटैच्ड होता है, ठीक है। और लोअर इसका नीचे जो होता है आपका ये पाइलोरस पार्ट होता है ना। पाइलोरस के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका इंटेस्टाइन आ जाती है, ड्यूडेनम आता है। तो सिंपली हम क्या बोलते हैं कि ओसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या रहते हैं, आपके स्पिंक्टर रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगल स्पिंक्टर। ये लोअर होगा, ठीक है, लोअर ओसोफेगल। अपर में ऊपर जो होता है स्पिंक्टर वो अपर हो गया। यहाँ पे जो है इसे क्या बोलेंगे, लोअर ओसोफेगल स्पिंक्टर। अब देखिए क्या होगा, सिंपली हम क्या बोलते हैं, जब स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में डिफरेंट टाइप की सेल्स अवेलेबल होती हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो उन सेल्स के थ्रू, उन्हीं में से एक सेल का नाम है आपका पैराइटल सेल, जिससे आपका HCl रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से आपके स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। लगभग आपका 2.5 लीटर आपका पर डे एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका पीएच जो होता है बिल्कुल लोअर 1 to 1.5 की रेंज में आपका क्या रहता है, पीएच रहता है स्टमक का। तो ये आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने पढ़ा हो तो HCl की वजह से ही आपके क्या होते हैं, पेप्सिनोजन अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे ये एसिड जो रिलीज हो रहा है, हम बोल रहे हैं स्टमक से एसिड रिलीज होता है, इसी वजह से स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टमक की और भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये देखिए, ये स्टमक की क्या है, आपकी लेयर्स हैं, ठीक है। जब भी हम स्टमक का आप सेक्शन कट करके देखेंगे कि स्टमक की जो जीआई ट्रैक की लेयर्स कौन सी होती हैं, तो जीआई ट्रैक में 4 टाइप की लेयर्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। ये सबसे पहली जो आपको लेयर दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट आपको दिखाया है, ये क्या है, आपका म्यूकोसा, ठीक है। 4 लेयर आपने पढ़ी हैं, म्यूकोसा। सेकेंड पार्ट क्या होता है आपका, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। लास्ट, सेकेंड लास्ट है आपका मस्कुलरिस, एंड द लास्ट पार्ट इज सेरोसा, जो हमने इस डायग्राम में नहीं शो किया हुआ है, क्योंकि सेरोसा आपका बेसिकली, सेरोसा को हम क्या बोलते हैं, ये वो लेयर है, इसको पैराइटल लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिटोनियल फ्लूइड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है और एक लुब्रिकेशन को मेंटेन करती है। आपकी पूरी मेम्ब्रेन में जो लुब्रिकेशन है वो उसी की वजह से होता है। तो अभी बेसिकली हम इतनी मेम्ब्रेन्स को देखते हैं। तो सबसे पहली लेयर आपकी है म्यूकोसा, जिसमें आपकी सारी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। देन आती है सब म्यूकोसा, जिसमें आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट है, आर्टरी और वेन दोनों प्रेजेंट है। तो जो भी आप, जब भी आप कुछ खाते हैं स्टमक में जाता है तो वो वहां से एब्जॉर्ब होके लीवर में, आपको पता होना चाहिए कि पहले कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, देन आपका ब्लड में जाता है। तो कहाँ से जाता है, इस सबम्यूकोसा, देखो सबम्यूकोसल लेयर में ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही फूड जो भी आपने खाया उसका जो कॉम्पोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, जैसे ही इन के ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आएगा तो वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा, आपके लीवर में चला जाएगा। फाइनली जो थर्ड लेयर है वो है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का काम क्या होता है, आपका बेसिकली मस्कुलर लेयर है। ये आपका मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके स्टमक में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो काइम बन रहा है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, वो इसी की वजह से होता है। तो अब हमारा मेन जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है या लेयर ऑफ कंसर्न है वो क्या है, म्यूकोसा, क्योंकि सारी सेल्स यहीं पे प्रेजेंट हैं और अभी फिलहाल हमें सेल्स से ही मतलब है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी टाइप की सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो 1 by 1 हम सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो हम सेल की बात कर रहे हैं ये सेल है। इस तरीके से आपकी सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक सेल जो आपकी होती है वो है यहाँ पे प्रेजेंट एंट्रोक्रोमेफिन सेल, ठीक है, एक हो गई एंट्रोक्रोमेफिन सेल। नेक्स्ट जो सेल हमारे पास अवेलेबल होती है यहाँ पे वो है आपकी पैराइटल
सेल, थर्ड टाइप ऑफ सेल जी सेल, फोर्थ जो सेल है वो है आपकी डी सेल, ठीक है। और भी यहाँ पे सेल्स होती हैं, उनको भी यहीं पे दिखा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल अवेलेबल है वो है हमारी म्यूकस सेल, और एक और सेल है आपकी, इसका नाम है चीफ सेल। तो देखिए इतनी टाइप की आपकी सेल्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, और वन बाय वन आपको हर किसी का फंक्शन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सेल्स क्या कर रही हैं, ठीक है। तो देखो पहले यहीं पे जिन सेल्स को एक बार समझ लेते हैं। जो चीफ सेल है आपकी, चीफ सेल का काम क्या होता है आपका, क्या करता है, ये पेप्सिन को रिलीज करता है, ठीक है। जो आपका पेप्सिनोजिन है आपका, बेसिकली वो चीफ सेल से ही रिलीज होता है आपका। एंट्रोक्रोमेफिन सेल का काम क्या होता है आपका, एंट्रोक्रोमेफिन सेल आपका हिस्टामीन को रिलीज करती है। पैराइटल सेल का क्या काम होता है, HCl को रिलीज करने का। जी सेल का काम होता है गैस्ट्रीन रिलीज करने का। डी सेल का काम होता है सोमेटोस्टैटिन रिलीज करने का। और म्यूकस सेल का काम होता है म्यूकस रिलीज करने का। म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स को ये रिलीज करती है। तो ये सेल्स हैं जो आपके खुद के आपके स्टमक की जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है, उसमें ये पूरी लेयर है, इस तरह से ये है। और ये म्यूकोसा वाला जो पार्ट है, इसमें इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और अपना अपना सिक्रीशन कहाँ देती हैं, वो स्टमक में देती हैं। और इन्हीं सिक्रीशंस की वजह से आपका गैस्ट्रिक जो आपकी स्टमक की एसिडिटी है वो मेंटेन रहती है। तो अब इसी को हम अब सारी सेल्स को हम नहीं देखेंगे, केवल उन सेल्स को हम देखते हैं जो यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रही हैं। तो आ जाते हैं थोड़ा सा इसमें नीचे मूव करते हुए, देखो कि क्या आपका सिक्रीशन होता कैसे है। तो ये आपका क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। ये आपकी सेल्स हैं। यही वाली सेल्स को मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो इसे एक वन बाय वन इन्हीं को देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं। ये पहली आपकी सेल है, अब शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये है PC, पैराइटल सेल हो गई, ठीक है। ये है आपका GC कौन सी हो गई, जी सेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है D सेल, ठीक है, DC हो गई। D सेल आपको समझ में आना चाहिए। ये आपकी है MC, ये है आपकी म्यूकस सेल, ठीक है। जिनसे अभी फिलहाल हमें मतलब है, हमने वो ड्रॉ कर दिया है। कौन सी, पैराइटल सेल, गैस्ट्रीन सेल, D सेल और M सेल। M कौन सी है, म्यूकस सेल है। तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है, कैसे आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो जब भी आप क्या करते हो, कोई भी फूड आपने लिया, ठीक है, जब आप फूड लेते हो तो क्या होता है आपको पता है, आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, हायर सेंटर क्या है, ब्रेन है। तो आपने जब कोई भी फूड लिया, यहाँ पे देखिए आपने फूड इनटेक किया, तो फूड जैसे ही आपने लिया, ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। ये जो आपको नर्व दिख रही है ये वेगस नर्व है, ठीक है। वेगस नर्व जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, एकदम से एक्टिवेट होगी। इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, नर्व जैसे ही एक्टिवेट होगी, मैसेज जाएगा ब्रेन को। ब्रेन को क्या मैसेज मिलेगा कि जो भी इंडिविजुअल है उसने कुछ फूड इनटेक किया है, तो उसके डाइजेशन के लिए सेल से सिक्रीशन होना ज़रूरी है। क्योंकि हर समय ऐसा नहीं है कि एसिड हर समय बहुत हायर अमाउंट में रिलीज होता है। जिस टाइम पे हम फूड लेते हैं उस टाइम पे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो होता क्या है, जब हम फूड ले रहे हैं तो एकदम से क्या हो रहा है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है। वेगस नर्व के एक्टिवेट होते ही, जब वेगस नर्व आपकी क्या होती है, एक्टिवेट होती है, तो ये क्या रिलीज कर देती है, वेगस नर्व रिलीज करती है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ACH। तो क्या हुआ, फूड लिया, वेगस नर्व एक्टिवेट हुई, वेगस नर्व के एक्टिवेट होते ही क्या रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन सिंपली अपना क्या करेगा, जाएगा, ये आपकी कौन सी है, EC सेल, EC कौन सी, एंट्रोक्रोमेफिन सेल, यहाँ दिख रही थी आपको एंट्रोक्रोमेफिन सेल, वही सेल है। एसिटाइलकोलिन जाएगा, इसमें इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, M रिसेप्टर, ठीक है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन गया, ठीक है, अपने रिसेप्टर से क्या हुआ, इसकी बाइंडिंग हुई। जैसे ही अपने रिसेप्टर से इसकी बाइंडिंग हुई तो फर्दर यहाँ बाइंड होने के बाद EC सेल से क्या रिलीज हो जाता है, ध्यान रखना, जैसे ही एसिटाइलकोलिन एंटोक्रोमेफिन सेल से बाइंड होता है, एंटोक्रोमेफिन सेल अपने अंदर से हिस्टामीन को रिलीज कर देती है।
देखो हिस्टामिन रिलीज होने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसने क्या किया, हिस्टामिन को रिलीज करवा दिया। सेकेंड, ये जो आपने फूड लिया है, फूड से क्या होता है आपका, आप ये बोलते हो कि जैसे फूड की वजह से आपकी वेगस नर्व आपकी एक्टिवेट हुई थी, तो सेम टाइम में फूड को लेने से आपका गैस्ट्रीन भी रिलीज होता है। जब आप फूड लेते हो ना, तो यहाँ से आपका क्या होता है, गैस्ट्रीन भी आपका रिलीज होता है। और ये गैस्ट्रीन, अगर मैं गैस्ट्रीन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से आप बोलेंगे यहाँ से गैस्ट्रीन रिलीज हुआ है, गैस्ट्रीन जो है जी सेल से रिलीज हुआ। जैसे आपका फूड स्टमक में पहुंचता है, वैसे ही आपकी स्टमक की जो जी सेल है वो गैस्ट्रीन को रिलीज कर देती है। तो गैस्ट्रीन कहाँ जाता है, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, गैस्ट्रीन आ गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये क्या करता है, सारी सेल्स को जाएगा, ऐसे ही ये कहाँ जाएगा, आपकी ईसी सेल के पास भी जाएगा। और जैसे ही गैस्ट्रीन ईसी सेल के पास जाएगा, तो ये फर्दर हिस्टामिन के रिलीज को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सिंपली आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ गैस्ट्रीन लिख देते हैं कि जी सेल ने गैस्ट्रीन को, जैसे आपने खाना खाया, जी सेल ने गैस्ट्रीन रिलीज किया, गैस्ट्रीन ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। अब ब्लड सर्कुलेशन से ऑब्वियसली कोई चीज़ ब्लड में आई है तो सारी सेल्स को मिलेगी, और एंटोक्रोमेफिन सेल भी एक सेल है, तो गैस्ट्रीन आपका एंटोक्रोमेफिन सेल के पास जाएगा। जैसे ही ये एंटोक्रोमेफिन सेल के पास जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो क्या रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। यानी कि एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रीन दोनों ने हिस्टामिन को रिलीज करवा दिया है। फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ये हिस्टामिन अब रिलीज हुआ है, अब हमने क्या बोला कि ये हिस्टामिन रिलीज हो गया, ये है आपका हिस्टामिन रिलीज हो चुका है। ठीक है, कैसे रिलीज हुआ वो आपने देख लिया। अब हिस्टामिन क्या करेगा, ये पैराइटल सेल है, देखो अभी मेन सेल में आ जाते हैं। मेन सेल क्या है, आपकी पैराइटल सेल है। तो हिस्टामिन के पास, ये जो आपकी पैराइटल सेल होती है, पैराइटल सेल के पास क्या होते हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, ये हिस्टामिन के रिसेप्टर हैं। तो हिस्टामिन, मान लो ये हिस्टामिन है, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, हिस्टामिन जाएगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, और जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, H2 बाइंड हुआ, ये क्या करता है आपका, बाइंड होते ही यहाँ पैराइटल सेल की इस वाली साइड में, जो आपकी ल्यूमिन वाली साइड है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये ल्यूमिन होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका स्टमक का ये वाला पार्ट, ये ल्यूमिन पार्ट यहाँ रहेगा। तो जैसे ही H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड हुआ, इसने क्या किया, यहाँ से इस पंप को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे एक पंप होता है, देखो कौन सा होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, ये पंप होता है। तो जैसे ही H2 अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, ये क्या करता है, इस पंप को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ये पंप एक्टिवेट होगा तो H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, ल्यूमिन में। ल्यूमिन कौन सा पार्ट है, ये स्टमक का ये वाला पार्ट है ना। H पॉजिटिव वहाँ पे आ गया, पोटेशियम अंदर गया, इसी के साथ एक और यहाँ पे पंप अवेलेबल होता है जिसके थ्रू पोटेशियम बाहर जाता है, और इसके साथ साथ क्लोराइड भी आपका मूव करता है। तो देखो H भी आपका ल्यूमिन में आ चुका है, H पॉजिटिव भी आ चुका है ल्यूमिन में, और Cl भी ल्यूमिन में आ चुका है। दोनों कंबाइंड होके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। तो ये पूरा फिजियोलॉजी है, कैसे एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इसको अगर एक बार शॉर्ट व्यू में हम देखें तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, जैसे ही आपने कोई भी फूड लिया, फूड लेने के बाद अब वेगस नर्व आपकी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि ये आपकी कौन सी नर्व है, आपकी 10th क्रेनियल नर्व है। आपके गैस्ट्रिक जो आपका स्टमक पूरी लाइनिंग होती है ना GI ट्रैक्ट से, वहाँ से इसका इनर्वेशन होता है। तो फूड ने इसे एक्टिवेट किया, वेगस नर्व कहाँ गई, ब्रेन के पास गई। तो एकदम से वेगस नर्व ने क्या किया, HCl को रिलीज किया। ठीक है, मैसेज गया था ना ब्रेन के पास, तभी तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हुई थी। ACH रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन एंटोक्रोमेफिन सेल के पास गया, वहाँ पे इसके M रिसेप्टर थे, उससे बाइंड हुआ, और जैसे ही ये बाइंड हुआ तो वहाँ से क्या रिलीज हो गया, आपका
हिस्टामिन रिलीज हो गया। प्लस जब आपने फूड लिया था तब यहाँ पे आपकी स्टमक में ही एक और सेल प्रेजेंट थी, जीसी सेल, गैस्ट्रिन सेल, उसने गैस्ट्रिन रिलीज किया, गैस्ट्रिन आ गया ब्लड में, ब्लड से वो कहाँ गया आपका, सिंपली इसने क्या किया, एंट्रोक्रोमेफिन सेल से हिस्टामिन के रिलीज को बढ़वा दिया, क्योंकि ईसी सेल के पास भी इसके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन दोनों ने मिलकर हिस्टामिन के रिलीज को क्या किया, बढ़ाया। फाइनली जो ये हिस्टामिन है ये क्या करेगा, आपका H2 रिसेप्टर जो कि आपकी पैराइटल सेल में प्रेजेंट H2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और H2 रिसेप्टर पे बाइंड होते ही ये पंप एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव ल्यूमिन में आ जाएगा। ये ल्यूमिन है, अंदर वाला पार्ट जो है ल्यूमिन में आ गया, पोटेशियम ऐसे पंप होता है आपका। प्लस फिर क्या हुआ, इसी को पोटेशियम को बाहर देने के लिए आपका क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, ये एक पंप था जिसके थ्रू Cl भी बाहर आ गया। तो H पॉजिटिव और Cl दोनों बाहर आ चुके हैं, दोनों मिल के साथ में H भी मिलेगा और Cl भी मिलेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है कि ये जो गैस्ट्रीन और एसिटाइलकोलिन है, इन दोनों के रिसेप्टर यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। जो ये आपको दिख रही है पैराइटल सेल, यहाँ पे आपका एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर भी प्रेजेंट है और आपके गैस्ट्रीन के रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो अब देखिए, अब बात ये आती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। 3 चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सी, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रीन, यही है ना। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिड रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रीन। अब बात करते हैं एसिड का। ये तो हो गया कि एसिड प्रोडक्शन इनकी वजह से होगा। अब कुछ ना कुछ सेल्स ऐसी भी होनी चाहिए जो एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हों, तो वो कौन सी सेल है, तो यहाँ पे उन्हें देख लेते हैं। देखो ये डी सेल जो आपको दिख रही है, डी सेल से क्या रिलीज होता है आपका, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, ये डी सेल है, यहाँ से ये रिलीज होता है। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है आपका, ये फाइनली क्या करेगा, ये है आपका सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है, ये गैस्ट्रीन को भी इनहिबिट करता है, गैस्ट्रीन भी नहीं रिलीज होने देगा, हिस्टामिन रिलीज को भी इनहिबिट करता है। प्लस अभी यहाँ से मैं इसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आप कर सकते हैं, मैं यहीं पे इसे शो कर देते हैं, इसे एसिटाइलकोलिन के रिलीज को भी इनहिबिट कर रहा है। तो सोमैटोस्टैटिन देखो तीनों को इनहिबिट कर रहा है, गैस्ट्रीन को भी इनहिबिट कर रहा है, हिस्टामिन को भी इनहिबिट कर रहा है, एसिटाइलकोलिन को भी इनहिबिट कर रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है, सोमैटोस्टैटिन को छोड़ के और क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए एक और सेल हमारे पास प्रेजेंट थी, ये कौन सी सेल थी हमारी, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल का काम क्या होता है आपका, क्या क्या रिलीज करती है, ये म्यूकस को रिलीज करती है, प्लस बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करती है। और बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों ही क्या करते हैं, आपका एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक और चीज हमारे पास हमें मिल गई कि जो क्या करती है, आपके एसिड को कम करने का काम कर रही है ना। बढ़ाने वाले कौन कौन थे, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रीन। कम करने वाला कौन है, सोमैटोस्टैटिन एंड म्यूकस बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो कौन सी सेल्स इसे रिलीज करती है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। एक और चीज जो लास्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपका एक और, आप जब भी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। जब भी क्या होता है, आपको कहीं पे भी टिश्यू इंजरी होती है, एराकिडोनिक एसिड आपका रिलीज होता है। एराकिडोनिक एसिड कॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में PGE2 जो इसमें हमें ज़रूरी है, PGI2 देता है। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके जो PGE2 है, PGI2 है, ये क्या करते हैं, आपके HCl प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आपके पास अब देखो 3 चीज़ें ऐसी जो बढ़ाती हैं, कौन कौन है, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रीन। कम करने वाला कौन है, म्यूकस बाइकार्बोनेट, सोमैटोस्टैटिन एंड PGE2, PGI2 जो कि क्या है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से आपका एसिड प्रोडक्शन कम होता है। तो ये पूरा आपके पास है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की फिजियोलॉजी, कि आपकी बॉडी में
ऐसी चीज़ें भी हैं जो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं और ऐसी आपकी फिजियोलॉजी भी है जो एसिड के सिक्रीशन को कम करती हैं, जिसकी वजह से एसिड लेवल आपके स्टमक में मेंटेन रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैप्टिक अल्सर, क्योंकि जब आपका एसिड का प्रोडक्शन, अगर ये दोनों फैक्टर से एक दूसरे से क्या हो जाए, अगर मान लीजिए कि जो ये एसिड को सिक्रीट करते हैं वो आपके ज़्यादा हो जाए और एसिड के सिक्रीशन को कम करने वाले फैक्टर्स कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगेगा। और ज़्यादा एसिड बनने से क्या होगा, ज़्यादा एसिड बन रहा है तो स्टमक लाइनिंग में क्या होगा, इरोजन होने लगेगा, वहाँ पे लीजन्स बनने लगेंगे और जिसे हम अल्सर बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको कैसे आप ट्रीट करेंगे, तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल रहेगा, आपको फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।